ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनडैम्ड ऑसिलेशन एंड डैम्ड ऑसिलेशन। ओके, तो देखो बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, हमने ऑसिलेटर्स में पढ़ा था कि देयर इज़ अ नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती, मतलब लॉस नहीं होती। ठीक है, कहते अगर ऐसे ऑसिलेटर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी ऑसिलेशंस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब अगर कोई पार्टिकल है या बॉब है, ठीक है, अगर वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम देन एक्सट्रीम टू मीन, ठीक है, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब अगर वो इस एम्पलीट्यूड पे ही रोटेट कर रहा है तो इसी एम्पलीट्यूड पे ही बाकी ऑसिलेशंस भी कंप्लीट करेगा, दैट इज़ इट रिमेन्स कांस्टेंट। और हमने ये भी पढ़ा था दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द ऑसिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कॉन्टीन्यूस कन्वर्जन होगा पोटेंशियल एनर्जी से कनेटिक एनर्जी में एंड कनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, तो उस ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे, अनडैम्ड ऑसिलेशन। ओके, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है अनडैम्ड ऑसिलेशन का, दैट इज़ मैकेनिकल ऑसिलेटर। उसमें दो फैक्टर्स थे हमने लिए थे, दैट इज़ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्यों, क्योंकि वो स्प्रिंग और मास का केस था। इनर्शिया क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल और अनलेस वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की, तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर था। ठीक है, तो उसमें बेसिकली रेजिस्टेंस थी ही नहीं, मतलब बाहर से कोई ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही थी। तो उस केस में, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में आके ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल है जैसे सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, तो वो एयर की रेजिस्टिविटी के वजह से क्या करता है, अपनी एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली डिसिपेट करता है। जैसे ये सपोज बॉब है, ठीक है, अगर हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी फोर्स कम होनी शुरू हो जाएगी, लाइक दैट। ठीक है, मतलब वो रेजिस्ट हो रहा है एयर की वजह से। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी उनकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाए, लाइक दैट, जैसे बॉब था, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसकी जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएं, तो उस केस में उस ऑसिलेटर को हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पे है अनडैम्ड और डैम्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले तो अनडैम्ड ऑसिलेशन तब होती हैं जब कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, मतलब बाहर से कोई भी उसको अपोजिशन प्रोवाइड ना की जाए। और डैम्प्ड में उसका उल्टा, तो मतलब इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, मतलब इसको अपोजिशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन अनडैम्प्ड में द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बताया कि इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब अगर ऑसिलेशन इतने लेवल पे है तो इतने लेवल पे ही रहनी चाहिए। डैम्प्ड में क्या होगा, वो गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑसिलेशन डिक्रीज कर जाएगी उसकी। इस केस में द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज़ ऑलवेज सेम, मतलब एनर्जी टोटल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस केस में डिक्रीज कर रही है, ये देखो इसमें मैंने समझाया है ना। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज़ नॉट डिसिपेटेड। इस केस में अनडैम्ड ऑसिलेशन के केस में जो एनर्जी है वो डिसिपेट नहीं होगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। इस केस में वो डिसिपेट होगी, मतलब लॉस होगा, जो इसमें मैंने समझाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द ऑसिलेटर इज सेट इन टू ऑसिलेशंस इट कॉन्टीन्यूज टू ऑसिलेट। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो बाहर से फोर्स अप्लाई कर दी ना हमने एक बार, तो वो कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेशन करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, फॉर एवर। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, वो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ऑसिलेशन करनी बंद कर देगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ डैम्पिंग। सबसे पहले डैम्पिंग मैंने समझा दिया क्या होता है, कि जब भी देयर इज़ एन डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब अगर उसकी ऑसिलेशन ऐसे थी तो धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ऐसे उसका जो ऑसिलेशन का प्रोसेस है पूरी वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। सच एन ऑसिलेटर इज़ कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है, कहते हैं इन जनरल इसमें ना कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, और इसकी मेन एग्जांपल कौन सी है, मैकेनिकल ऑसिलेटर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। सबसे पहले विस्कस ड्रैग। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि विस्कस ड्रैग होता क्या है। ठीक है, विस्कस ड्रैग इज़ नथिंग बट जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट अगर हम उस पर और एक फोर्स लगा दें जब वो मोशन में हो, तब जैसे सपोज़ ये वाला ही है, ठीक है, ये मोशन में है, बाहर से आप और एक फोर्स लगा दो सो दैट कि वो और तेज़ी से मूव करे, उसे हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। देन फ्रिक्शन,
ये भी फोर्स का ऑपोजिट ही होता है। देन उसकी स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ये वाला फैक्टर की डैम्पिंग कैसे होगी। ओके, सिमिलरली बोला गया है कि लाइक कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की केस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी इसी वजह से डिसिपेट होती होगी, मतलब लॉस होती होगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, मतलब कोई ओपोजिशन फोर्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, पर जो मैकेनिकल ऑसिलेटर उसमें किसी की वजह से होता है ये सब कुछ, विस्कस मीडियम की वजह से, मतलब उसमें पहले से ही फोर्स थी पर बाहर से हम दोबारा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं मान लो, ठीक है, कोई ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है, उसका वेरिएबल ले लिया एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिव फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी एक्स बाई डी टी, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली ओवरऑल फोर्स जो इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन हटाया तो हमारे पास आया एक फैक्टर दैट इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर यहाँ पे कांस्टेंट है और हम इसको क्या बोलेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो उन्होंने 3 केसेस लिए हुए हैं, कहते देखो अगर मैकेनिकल ऑसिलेटर है, ठीक है, तो उसमें जो एफ डी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टिव फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी ही क्यों आया, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में क्या चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। वो वाला केस था ना, कैपेसिटर था हमारे पास, देन इंडक्टर था, तो ये पर्टिकुलर एक सर्किट था, तो इसमें क्या चेंज हो रहे थे, दैट इज़ चार्जेस। ये चार्जेस यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे थे जब वो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा था, याद आया। ठीक है, वो सारी प्रोसेस हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो क्या था, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ठीक है, दैट इज़ आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ओम्स लॉ याद होगा, उससे ये आया। ठीक है, तो देन उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं छोटे से। अब डैम्पिंग फैक्टर वेरीज विद टाइम। देखो अगर हमने देखना हो कि डी एक्स बाई डी टी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, तो वो हमेशा किस केस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में होता है, क्योंकि वो कैसे जाती हैं, साइनोसॉइडली वो चेंज होती है ना। इसलिए डैम्पिंग फैक्टर जब वेरी करता है टाइम के साथ, तो वो किसका होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये आई भी हुई है एग्जाम्स में। ठीक है, शो दैट द डैम्पिंग फोर्स इज़ नाइदर अ कांस्टेंट नॉर डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन। ठीक है, पर हमने पढ़ा है कि अनडैम्प्ड के केस में वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, पर इस केस में हमने प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट नहीं होती है और ना ही वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन पे। ठीक है, और पर हमने ये ज़रूर बताना है कि वो किस पे डिपेंड करती है डैम्पिंग फोर्स, दैट इज़ वेलोसिटी पे अकेली। ठीक है, तो ये हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो कह रहे हैं कि द डैम्पिंग फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है जो अपोज करती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वो अपने मोशन को अपोज करती है वेन एवर इट ऑसिलेट। ठीक है, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब ये कंजर्व नहीं होती। और कहते हैं जो इसके ऊपर वर्क होता है ओवर अ टाइम पीरियड वो भी नॉन ज़ीरो होता है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, कहते हैं मान लो कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उस पर वर्क डन कितना हुआ, दैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ये हमने किया भी हुआ है, नेगेटिव साइन फॉर ओपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, आगे देखो क्या किया इस स्टेप के बाद, दैट इज़ डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन टोटल वर्क डन निकालने के लिए फ्रॉम टाइम पीरियड 0 टू टी, देख रहे हो टाइम पीरियड मैक्सिमम कहाँ पे है, टी पे, और लोअर कहाँ पे है, दैट इज़ इनिशियल पोजीशन, दैट इज़ 0 पे। ठीक है, तो डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड करने के बाद टोटल इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये वाला फैक्टर भी तो चाहिए, दैट इज़ एक्स का, तो डी एक्स बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लेनी है आपकी, आपने ए कॉज ओमेगा टी प्लस 5 जो कि जनरल वैल्यू है। ठीक है, देन इसका आपने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद देखो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखो, कहते हैं मान लो अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास क्वेश्चन में यही था ना, देखो फोर्स इज़ नाइदर अ कांस्टेंट, तो यही सबसे पहले प्रूव करना, दैट इज़ फोर्स इज़ कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है तो मतलब वो इंटीग्रेशन से आ जाएगी बाहर, ए भी कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लिया, बाकी टर्म्स को हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, और देखो अब एंगल जो है वो अकेला नहीं है, दैट इज़ एंगल है हमारे पास ओमेगा टी प्लस 5।
ठीक है। तो नीचे आ गया उसका ओमेगा एंड लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, जहाँ पे भी ओमेगा था, ठीक है, देखो इस केस में ये वाला स्टेप देखो, जब हमने अपर लिमिट पुट की, देखो कॉज ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, तो टी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, दैट इज़ कॉज ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, प्लस 5 एज इट इज़। तो ये ओमेगा के साथ ओमेगा आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद कॉज 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है कॉज थीटा, तो देखो यहाँ पे कॉज 5 में रिड्यूस हो गया, देन माइनस कॉज 5। ठीक है, उसके बाद कॉज 5 माइनस कॉज 5 क्या हो गया, 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज़ 0, तो टोटल वर्क डन क्या बन गया, 0। देखो यहाँ तक क्लियर है ये कहानी सारी। अब देखो हमने फोर्स के साथ तो कर लिया, अब किसके साथ करना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। देखो तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया फोर्स के। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज़ दिस, ठीक है, इसमें जाके एफ डी की वैल्यू पुट कर दी, पर उससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगा दैट इज़ K1, और एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद एफ डी की वैल्यू आ गई, वो हमने इसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, K1 इज़ योर कांस्टेंट, ए 2 बार था तो बाहर निकाल लिया ए स्क्वायर एंड ओमेगा। ठीक है, अंदर आपके पास बचा कॉज ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा बाई 2, दैट इज़ हाफ के एंगल का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, दैट इज़ कॉस थीटा साइन थीटा, 2 तो है नहीं, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो बन गया साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस विद एंगल की, वो नीचे डिवाइड हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास बचा अगेन वर्क इज़ इक्वल टू 0, मतलब जब हमने फोर्स निकाली थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के केस में भी हमारी वर्क की वैल्यू क्या आई थी, 0। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट के केस में भी वर्क की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, फोर्स पे हमने चेक कर लिया, डिस्प्लेसमेंट पे चेक कर लिया, अब चेक करना है एक्सलरेशन पे। ठीक है, तो एक्सलरेशन क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट, तो वो लिख दिया हमने। तो हमें एक्स नहीं चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव नहीं चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट थे वो बाहर निकाल लिए, अगेन कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला, हाफ का एंगल दैट इज साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका अभी हमने सेकंड केस में क्या रिजल्ट निकाला इसका, दैट इज़ 0। तो ये कैलकुलेट करने के बजाय सीधा लिख दो कि हमने केस 2 में इसको सॉल्व किया है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो वर्क ऑटोमेटिकली क्या बन गया हमारा, 0। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, फोर्स की बात हो गई, एक्सेलरेशन की बात हो गई, हमने क्या निकालना था कि वेलोसिटी अलोन का जो फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है। देखो यही था ना क्वेश्चन में, देखो इट डिपेंड्स अलोन ओनली ऑन वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। अब देखो ओके, वेलोसिटी का फैक्टर ले लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगा K3। ठीक है, तो देन dx बाई dt की वैल्यू पुट की। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, देन इस वर्क में जाके वैल्यू पुट की। ठीक है, पुट करने के बाद देखो क्या हमारे पास बना, दैट इज़ माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी बार किया है ये, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो वो लगा दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, 2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, ये हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में भी की थी, तो सीधा ही लिख दो दैट इज़ 0। जब भी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यही फैक्टर बचा टी का, तो इस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो आया टी माइनस 0, तो हमारे पास क्या ऑटोमेटिकली बन गया, दैट इज़ टी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ओमेगा इज़ योर एंगुलर स्पीड बेसिकली, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एंगुलर वेलोसिटी के। K3 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये एक विच इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो। देखो कैसे कहते, अगर हाँ, तो ये नॉन ज़ीरो क्यों थी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या डिपेक्ट कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स।
वो तो हमें पता ही है, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब ये है इसका कि डैम्पिंग एग्जिस्ट करेगी, पर किसकी वजह से करेगी? वेलोसिटी की वजह से करेगी, और वो भी वेलोसिटी अलोन। तो यही हमने प्रूव करना था बेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्ज़ाम्स में आया भी है और आता भी है, ठीक है। तो इसको लाइटली नहीं लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आर्टिकल। ओके, डाउट है तो इसमें पूछ लो।